दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हार्डवर्क सेंटर में। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का समास। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है समास। चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं समास क्या है। जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़ेगा और उसको छोड़ करके नया पद बनाएगा उसी को हम समास कहते हैं। देखिए यहाँ लिखें इसका परिभाषा। जब दो या दो से अधिक पद शब्द अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाता है उसी को उससे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गंगा का जल। गंगा का जल हो गया क्या, गंगा जल। क्या बोले हम, जब दो या दो से अधिक पद। देखिए जब दो या दो पद है, दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति का जो है इसकी विभक्ति है, इसको छोड़ दिया और नया पद एक क्या बना दिया, गंगा जल। इसी को कहते हैं समास कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए क्या लिखे हैं, रसोई के लिए घर। तो यहाँ जो विभक्ति क्या है, के लिए है विभक्ति, इसको छोड़ करके नया नया शब्द क्या बनाया, रसोई घर। इसी को बोलते हैं समास। जैसे तीसरा लिखे हैं राजा का पुत्र। विभक्ति को छोड़ेगा, का विभक्ति है इसमें, इसको छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, राजपुत्र बन जाएगा। इसी को हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़ेगा, नया पद बनाएगा, उसी को क्या कहते हैं, समास। अब जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के जो है 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है समास का अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है, कर्मधारय समास। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा होता है द्विगु समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। चलिए जानते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अब यह अव्ययी भाव समास क्या है, तो जिस समास में जो है पहला पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे लिखते हैं, इसको पहचानने का चिन्ह है, पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। उपसर्ग आप लोग जानते हैं, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आप लोग को उपसर्ग याद रखना है, जो पहले लगेगा। जैसे बोलते हैं, अभी पहला पद इसमें प्रधान होगा। जैसे बोलेंगे यथाशक्ति, इसका संधि कीजिए, यथा जोड़ सकती। तो पहला जो है क्या प्रधान हुआ इसमें, यथा। पहला उपसर्ग इसमें क्या आ गया, यथा आ गया। यही जो इसका क्या होगा, अव्ययी भाव समास, पहला पद की प्रधानता। दूसरा लिखे हैं प्रतिदिन, कहता दिन कैसा, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो यही जो इसमें क्या है, उपसर्ग है, यही होगा अव्ययी भाव समास। चलिए जानते हैं दूसरा समास तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास में जो अंतिम पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव में क्या बोले, जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, लेकिन जिसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद क्या होगी, प्रधान होगी। जैसे लिखे हैं राजपुत्र, क्या लिखे हैं, राजपुत्र। अब देखिए अंतिम पद बोले तो पुत्र का कहता है, पुत्र किसका, राज यानी कि राजा का। पुत्र किसका, राज यानी कि राजा का पुत्र। विद्यार्थी, विद्यार्थी इसका संधि कीजिए, विद्या जोड़ अर्थ, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। कहता है किसको चाहने, विद्यार्थी का मतलब जो विद्या को चाहता है उसी को क्या कहते हैं, विद्यार्थी। कहता है अर्थी मतलब चाहने वाला, किसको चाहने वाला, विद्या को। तो अंतिम पद से जो है, अंतिम पद से जो है पहले पद का अर्थ निकलेगा। अंतिम पद से क्या निकलेगा, पहले पद का अर्थ निकलेगा। जैसे बोलते हैं देशभक्ति। अब भक्ति किसके लिए हो रहा है, देश के लिए। लास्ट पद क्या है आपका, इसको संधि करेंगे देश जोड़ भक्ति। तो भक्ति कहता है किसके लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। तो लास्ट वाला इसका संधि कीजिएगा। लास्ट वाला जो ये जो है शब्द जो है किसको, लास्ट वाला शब्द किसको दर्शाएगा, पहले वाला शब्द को दर्शाएगा। लास्ट वाला पद जो है किसका अर्थ निकालेगा, पहले वाले पद का। जैसे बोल देंगे भक्ति, तो किसके लिए भक्ति हो रहा है, तो देश के लिए भक्ति है। एक चीज और इसको पहचानने का नियम है, जो आप लोग जो विभक्ति जो है के है, का है, के लिए है, यह जो विभक्ति है इसको याद रखिएगा। इसको पहचानने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। क्या है, विभक्ति, वो आप लोग याद रखिएगा। जैसे बोलेंगे राजपुत्र, तो यहाँ क्या आ गया विभक्ति, राजा का पुत्र, राजा का बेटा। तो इसमें का विभक्ति आ गया, इसीलिए क्या होगा, अब तत्पुरुष समास। विद्यार्थी बोलते हैं तो किसको चाहने, विद्या को चाहने वाला, तो यहाँ को आ गया विभक्ति। देशभक्ति, किसके लिए भक्ति, देशभक्ति। तो यही कौन समास हो गया आपका, तत्पुरुष समास। चलिए जानते हैं तीसरा समास क्या है हमारा, कर्मधारय। कर्मधारय जिस समास में जो विशेष विशेषण हो, जिस समास में क्या हो, विशेष विशेषण हो, उसी को कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे होता है नील गाय। कहता है गाय कैसा है, गाय का विशेषता क्या है, नीला होना। नील मतलब नीला होना। तो यही जो है विशेषण, विशेषता का जिसमें भी बात आता है उसी को बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे लिखे हम यहाँ उदाहरण लिखे, नील कमल। कहता कमल कैसा हो, नील मतलब नीला हो, कमल कैसा हो, नीला हो।
नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ कैसा हो, नील मतलब नीला हो। तो जिसमें जो है क्या होगा, विशेष विशेषण की बात आएगी, वही होगा आपका कर्मधारय समास। चलिए जानते हैं चौथा समास जो है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व मतलब सुनने से ही पता चल जाता है, जो द्वंद्व मतलब दोनों पद की प्रधानता, द्वंद्व मतलब दोनों पद की प्रधानता। तो जिसमें दोनों पद प्रधान उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। इसमें जो है उल्टा उल्टा जैसा शब्द आपको लगेगा, जैसे हो गया रात दिन, भाई बहन, माता पिता, या सब क्या आ गया जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, उसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे हम यहाँ लिखे हैं रात दिन, कहता कैसे, रात दिन, भाई बहन, और होगा राधा कृष्ण, यह सब जो है आपका कौन समास होगा, द्वंद्व, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। और उल्टा जैसे शब्द आपको लगेगा, उल्टा शब्द जैसे आपको दिखेगा, तो उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। द्विगु समास कहते हैं, इसमें संख्या आ जाएगा आपका। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसमें संख्या का बोध, जिस समास में संख्या का बोध होगा उसी को क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे बोलेंगे पंच, जैसे क्या बोलेंगे पंचवटी, क्या बोलेंगे पंचवटी, वट मतलब वृक्ष, तो पांच जो है वृक्ष का समाहार मतलब समूह जो है उसी को बोलते हैं पंचवटी। तो पंच मतलब कितना हो गया, पांच, संख्या आ गया ना यहाँ, तो इसी को कहते हैं द्विगु समास। चौराहा मतलब चौराहा बोलते हैं जहाँ चार रास्ता जो है मिलता है। चौराहा किसको बोलते हैं, जहाँ चार रास्ता मिलता है उसी को बोलते हैं चौराहा। यहाँ जो है चौराहा, चार रास्ता का समूह, चार रास्ता का समूह, तो उसी को बोलते हैं चौराहा। तो यहाँ चार आ गया, यही क्या हो गया आपका संख्या हो गया। 9 लखा बोलते हैं, तो 9 लाखों का समूह, 9 लखा किसको बोलते हैं, 9 लाखों का समूह। तो यहाँ 9 आ गया, यही संख्या हो गया। और बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, हम जो है 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं। जिसमें संख्या आ जाएगा वही, उसी को क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। चलिए हमारा अगला समास है, लास्ट होगा बहुब्रीहि समास। चलिए जानते हैं बहुब्रीहि समास क्या है। इसमें जो है दो पद का अर्थ निकल करके तीसरा जो है शब्द को प्रकट करेगा। जैसे बोलेंगे चंद्रशेखर, क्या बोलेंगे चंद्रशेखर, चंद्र मतलब होता है, चंद्र मतलब क्या होता है चांद, और शेखर मतलब चोटी, यानी कि जिसके सिर पे क्या हो, चंद्रमा हो, अर्थात कौन, दो दो जो है शब्द का अर्थ अलग निकाला, क्या, शंकर जी, क्या निकाला, शंकर जी, शंकर भगवान जी है, इसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। दो अर्थ निकाल के अलग अर्थ निकल जाएगा। तीसरा पद की, यानी कि बोल सकते हैं तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। दो नए अर्थ को जोड़कर तीसरा जो है पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे बोलेंगे चक्र पानी, चक्र मतलब होता है पानी मतलब हाथ, कहता है जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, अर्थात कौन हो गया, जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु भगवान। वीणा पानी, जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, अर्थात कौन, सरस्वती माता। उसके बाद है नीलकंठ, नीलकंठ कहता है, देखिए एक चीज आप लोग इसमें जो है आप लोग गलती क्या करिएगा, यहाँ कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, यहाँ भी हम जो नीलकंठ लिखे, यहाँ भी नीलकंठ लिखे। चलिए जानते हैं यह दोनों में जो है क्या समानता, कैसे पहचानेंगे यह दोनों को। अगर आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो 4 ऑप्शन में से, ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछेगा तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ही रहेगा, या तो रहेगा कर्मधारय, या तो रहेगा बहुब्रीहि, या तो रहेगा क्या, कर्मधारय या तो बहुब्रीहि। अगर आपको दोनों मिलता है तो आप वहाँ जो है बहुब्रीहि लगाइए। अगर आपको एक मिलता है तो उसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर कर्मधारय, नीलकंठ कर्मधारय भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा। क्यों होगा, देखिए कहता है कंठ, नील मतलब हो गया नीला, इसमें विशेष विशेषण आ गया, इसीलिए इसको कर्मधारय में भी रखेंगे। और बहुब्रीहि देखिए कैसे होता है, समझिए। कहता है कंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात कौन, शंकर भगवान, कौन है, शंकर भगवान जी का कंठ क्या है, नीला। तो नीला है कंठ, दोनों पद का अर्थ निकल करके एक तीसरा पद का बोध हो गया, उसी को क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग जो है और एक बार जो है सब कुछ का रिवीजन कर लेते हैं। समास जानते हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़ेगा। देखिए अधिक बीच की विभक्ति को छोड़ा, का विभक्ति नया पद बना दिया, गंगा जल, इसी को बोलते हैं क्या, समास बोलते हैं। दूसरा देखिए रसोई के लिए घर, विभक्ति को छोड़ा, के लिए क्या बन गया, रसोई घर बन गया। अब समास के भेद लिखें, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद क्या लिखें, कर्मधारय समास, उसके बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास होता है। अब यही भाव समास में क्या बोले, पहला पद प्रधान होगा। कौन पद प्रधान होगा, पहला, जैसे लिखे हैं। और इसमें एक यह भी याद रखिए, पहला पद जो है उपसर्ग होगा। जैसे बोलेंगे यथाशक्ति, इसको तोड़िए, यथा जोड़ सकती, तो यथा हो गया उपसर्ग। जैसे प्रतिदिन बोलेंगे प्रति, तो प्रति क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। तो पहला पद जिसमें प्रधान होगा उसी को क्या बोलेंगे, अब यही भाव समास। अब जानते तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें जो अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद, जैसे बोलेंगे राजपुत्र है, यहाँ पुत्र, किसका पुत्र,
अंतिम पद से जो है पहले पद की प्रधानता होगी। पुत्र किसका? राजा का पुत्र। विद्यार्थी किसको चाहने वाला? विद्या को चाहने वाला। देशभक्ति कहता है किसके लिए भक्ति होना चाहिए? देश के लिए भक्ति। और इसमें जो आपका विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह आएगा। इसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय, जिसमें विशेष विशेषण हो, जैसे लिखे नील कमल, नील यानी कि नीला कमल, नीलकंठ, कंठ कैसा? नीलाकंठ। उसके बाद है द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, भाई बहन, रात दिन, राधा कृष्ण, माता पिता, यह सब क्या होगा आपका? यह जो है द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास, जिसमें संख्या आ जाएगा, उसी को बोलते हैं द्विगु समास। जैसे हो गया पंचवटी, चौराहा, नौलक्खा। पंच यानी कि 5, चौराहा, चौवन यानी 4, 9 आ गया यहाँ संख्या। बहुब्री, जब तीसरा पद की क्या होगी इसमें? प्रधानता। चक्रपाणी, चक्र पानी, पानी मतलब हाथ होता है, तो जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, अर्थात कौन? विष्णु जी। वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात कौन? सरस्वती माँ। उसके बाद है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शंकर भगवान जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? 4 भुजाएं हैं जिसके, उसी को बोलते हैं चतुर्भुज। जैसे ब्रह्मा जी हो गया, क्या हो गया? ब्रह्मा जी के 4 भुजाएं। दशानन, 10 यानी कि आ गया दशानन, 10 आनन है जिसका। 10 आनन मतलब होता है मुख, जिसका 10 मुख है उसी को बोलते हैं दशानन, अर्थात कौन? रावण। अर्थात कौन हो गया? रावण। अर्थात कौन हो गया इसमें? रावण हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े? समास पढ़े। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का, तो उसमें जो है आपको 5 से 10, जैसे अभी जो है अभी क्या है, मैट्रिक या इंटर का 2024 में क्वेश्चन देखे, इसमें जो है समाज से लगभग, हिंदी व्याकरण से जो लगभग जो है आपका जो है 65-70 जो है नंबर का, 65-70 नंबर का क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 65-70 नंबर का ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है इसमें, ग्रामर से। अगर आपका हिंदी ग्रामर, अगर इसमें समाज से जो आपका 10 या 15 नंबर आपको पूछना तय है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।